Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the physics portion of QCA test. So let's start from question number 1. If the potential at the surface of a uniformly charged hollow metal sphere is 10 volt, then the potential at the center. Question number 8 है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीरिकल शेप में एक स्फीयर है और इसके सेंटर पे जो है हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्फीरिकल शेल है, ओके, और इसके सरफेस पर जो है हमने चार्ज दिया है और इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो 10 है। ठीक है, तो सेंटर पे जो है V क्या होगा? तो पोटेंशियल at the center of the sphere will be same as that of the surface. यहाँ से लेकर थ्रू आउट द स्फीयर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके सेंटर पे भी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन बी, दिस इज 10 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है a capacitor is charged and then disconnected from the source. If a dielectric is inserted between the plates, the charge on the capacitor will decrease, increase, become zero or remain the same. So चार्ज पर जो है वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो और डाइलेक्ट्रिक जो है इसके बीच में इंसर्ट कर दो। लेट्स सपोज दिस कैपेसिटर और इट इज फुली चार्ज और आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, ओके, एंड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, तो C जो है वो इंक्रीज होगा, C will be greater than जो C डैश है, C प्राइम है। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं है तो चार्जेस यहाँ पे नहीं आएंगे, तो चार्जेस जो है वही रहेंगे जो इस पर पहले थे। तो क्यों जो है इट विल रिमेन द सेम। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 15 है द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q once round a circle of radius R with a charge Q at its center. तो एक सेंटर पर चार्ज पड़ा हुआ है यहां पे और डिस्टेंस R पर जो है कहते हैं कि एक दूसरा चार्ज है और इसको हम यहां से लेकर यहां तक वापस लेके आ रहे हैं, ओके, और ये डिस्टेंस R पर है, हर जगह पर डिस्टेंस R है। So it means this is an equipotential surface and work done on equipotential surface is 0. So इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन सी, दिस इज 0 वर्क डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीरिकल surface placed in electric field of a point charge is a positive, negative, 0 or none of these. The electric flux through a spherical surface placed in electric field of a point charge. एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे और एक स्फीरिकल सरफेस जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट चार्ज इससे बाहर है। जस्ट ये स्फीरिकल सरफेस जो है इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो कहते हैं कि इसका फ्लक्स जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, 0 और नन ऑफ दीज। सो स्फीरिकल सरफेस जो है ये पॉइंट चार्ज इससे बाहर है, तो जब इससे बाहर है तो इसका मतलब है फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। Okay, question number 22, which of the following is true for ohmic conductor? ohmic conductor के लिए कौन सा जो है टर्म जो ऑप्शन है वो ठीक है? ऑप्शन नंबर ए R is constant, ऑप्शन बी 1/R is constant, ऑप्शन सी टेम्परेचर is constant एंड ऑप्शन डी all of these. So all of these जब आप लोग ओहम लॉ पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें जो है इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, 1/R भी कांस्टेंट होता है, ओहम्स लॉ की डिफिनीशन से आपको पता है, और टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते तो फिर वो चेंजेस आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बोथ ए एंड बी इज ओनली। ये तो सिंपल है, आप पता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर जो है बोथ ए एंड बी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो इसमें ऑप्शन आ रहा है सी, बोथ ए एंड बी। फिर आते हैं
क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवर्ड मैक्सिमम पावर देन इट्स एफिशिएंसी इज, अगर सोर्स जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है लोड को तो एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है वो 50% होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 32 में ऑप्शन ए आ रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको कहता है कि लोड से जो है सोर्स से लोड की तरफ जो ट्रांसफर होगा पावर वो मैक्सिमम 50% से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है 50%, 100%, 75 एंड 25%, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 50% है। सो ये आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है, ओके। फिर जो है 33 है, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी एंड ईएमएफ। सो किरचॉफ करंट लॉ दिस बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ओके। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, द पावर फैक्टर फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जो कि हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, ओके। पावर लॉस नहीं होता इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में भी नहीं, जीरो है, इंडक्टिव सर्किट में भी जीरो है, और रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 42 में, ऑप्शन डी। 43 है, changing capacitance from C to 4C for the same resonance frequency, inductance changes from L to option A L by 4, B 4L, C 2L and D L by 2। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है 1/2 पाई L C अंडर द रूट, कहते हैं कि अगर हम क्या करें, C को 4C बना दे, लेकिन फ्रीक्वेंसी को वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मींस कांस्टेंट रखना है। तो अगर C को 4C बना दे तो L पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर C को आपने 1/2 पाई और C जो है इसको हम 4C बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली L जो है हमारे पास 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखना है। तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वही जो है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ही रह जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है L by 4, इंडक्टेंस को आपने 4 टाइम डिक्रीज करना है, ओके। तो इसमें 43 में ऑप्शन नंबर ए, ओके। फिर जो है 52 है, ए क्यूब ऑफ ईच साइड 3 मीटर is subjected to a normal force of 36 Newton. The stress on the cube is a, कहते हैं कि हर साइड जो है लेंथ उसकी 3 मीटर है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो फोर्स जो है 36 है और एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया आपके पास नहीं है लेकिन लेंथ गिवन है, तो दो साइड को मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 36 है डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 9 है, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन बी आ रहा है। सो इसमें 40 ये है 52 में ऑप्शन बी, 52 में ऑप्शन बी। 53 है, करंट इन सेमीकंडक्टर इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, प्रोटॉन ओनली, बोथ ए एंड बी। सो इन सेमीकंडक्टर करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो होता है और होल्स की वजह से भी फ्लो होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की वजह से होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो करंट इन सेमीकंडक्टर इज कैरिड बाय बोथ ए एंड बी, और ए एंड बी इलेक्ट्रॉन है और होल्स है। तो 53 में ऑप्शन नंबर डी है, ओके। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड, बोथ बी एंड सी। फोटोडायोड जो है इट वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। सो 65 में जो है ये आ रहा है ऑप्शन सी, ओके। ए बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो है एसी सोर्स की 50 हर्ट्ज है। इन 1 सेकंड इट रीचेस टू मैक्सिमम ब्रिलियंस, ऑप्शन ए 100 टाइम्स, 50 टाइम्स और 25 टाइम्स और 200 टाइम्स। तो 50 हर्ट्ज है तो मींस मैक्सिमम जो है और मिनिमम, तो मैक्सिमम जो है ये एक साइकिल में 2 टाइम्स जो है ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा। तो 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब कि ये 100 टाइम्स जो है ब्रिलियंस शो करेगा, मींस ब्राइट होगा, ठीक है। तो इसमें 66 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ओके।
फिर आ रहा है ए प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt its kinetic energy will be. तो kinetic energy जो है it is equal to kinetic energy, this is actually equal to EV naught. जब आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन देते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो एक्वायर करता है इज इक्वल टू EV नॉट. तो ये मास पर डिपेंड नहीं करता. ओके तो जब मास पर ये डिपेंड नहीं करता तो 1 किलो वोल्ट है, वोल्टेज है, और जो है हमारे पास हेवियर देन इलेक्ट्रॉन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये सेम ही होगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मास पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है. ये क्वेश्चन नंबर 72 है. ओके फिर जो है 73 में ईडी करंट्स फ्लो इन ए लूप डैश टू फ्लक्स लाइंस पैरेलल टू फ्लक्स लाइन, परपेंडिकुलर टू फ्लक्स लाइन, अपोजिट टू फ्लक्स लाइन और इंक्लाइंड एट सम एंगल. सो ईडी करंट जो है, अगर आपके पास ये एक प्लेट है, ओके कंडक्टिंग प्लेट है, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आ रही है, तो इस वजह से इसमें जो है हमारे पास ईडी करंट प्रोड्यूस होता है इस तरह. ठीक है, और ये इस तरह ये लाइंस, तो ये ईडी करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, और ये फ्लक्स लाइन है, ये ईडी करंट, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है. तो 73 में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है. ओके फिर जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में. एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इन PNP ट्रांजिस्टर ओनली, NPN ट्रांजिस्टर ओनली, ऑल ऑफ दीज आर नॉन. तो एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस इन एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. इसमें जो है हमेशा एमिटर बेस जंक्शन जो है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है. ठीक है, तो 88 में ऑप्शन सी. फिर 89 है होल्स रिजाइड इन डैश बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बोथ ए एंड बी आर न्यूक्लियस. तो सेमीकंडक्टर्स में होल्स जो है वो वैलेंस बैंड पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड्स पे होते हैं. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है 89 में ऑप्शन ए आ रहा है, होल्स ऑलवेज रिजाइड ऑन द वैलेंस बैंड. ओके फिर क्वेश्चन नंबर है 98. द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 0, लार्ज, स्मॉल और इन्फिनिटी. तो आइडियल वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस जो है उसको हमने इन्फिनिटी जब हम रखते हैं तो ये बेस्ट काम करता है, बेस्ट रिजल्ट आपको देगा. ठीक है, क्योंकि ये सर्किट से कोई करंट ड्रा नहीं करेगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नहीं आएगा. ठीक है, तो आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को हमने इन्फिनिटी रखना है, इट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट. सो 98 में ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, इन्फिनिटी. 99 है if magnetic flux through a unit area is 1 Weber, the magnetic field strength, तो सिंपल है phi is equal to B dot A और B is equal to phi divided by A. दोनों गिवन है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इससे आ जाएगा 1 टेस्ला. ओके तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है. 99 में ऑप्शन बी आ रहा है. ओके फिर जो है 105 है. इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हेनरी स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये हेनरी स्क्वायर नहीं है, इट्स एक्चुअली एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हेनरी. स्क्वायर नहीं है हेनरी पे. दिस इज इक्वल टू 1 टेस्ला, 1 कूलम, 1 जूल और 1 वेबर. एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हेनरी. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हेनरी. ओके हेनरी पे क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है हेनरी स्क्वायर, बट दिस इज नॉट स्क्वायर. ओके जस्ट हेनरी है, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा इसको ठीक कर ले. सो हेनरी जो है दिस एक्चुअली हेनरी किस चीज के बराबर है, वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पियर. ओके इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी, और अगर आप इसको देख ले तो ये बराबर है वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पियर. तो ये जो है स्क्वायर एक एम्पियर के साथ कैंसल. ओके अब वोल्ट जो है ये किस चीज के बराबर है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, जॉल पर कूलम, एम्पियर, और ये जॉल पर कूलम इनटू सेकंड. ओके और फिर जो है कूलम जो है ये बराबर है एम्पियर इनटू सेकंड.
कूलम जो है ये एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर है, तो ये एम्पियर के साथ कैंसिल, सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू जॉल, दिस इज इक्वल टू जॉल। तो ऑप्शन सी आ रहा है, एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हेनरी, दिस इज इक्वल टू जॉल। तो इसमें हमारे पास है 105 में ऑप्शन सी, दिस इज इक्वल टू 1 जॉल। ओके, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग EMF स्टैटिकली इंड्यूस, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, DC जनरेटर और DC मोटर। ट्रांसफार्मर में जो है हमारे पास जो EMF है स्टैटिकली इंड्यूस होता है। ओके, तो ये जो है ऑप्शन ए आ रहा है इसमें। वन 106 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112 है, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a nucleus 7x14 whose binding energy per nucleon is 4 mega electron volt is option A 4 mega electron volts 28 MeV, option C is 56 MeV and option D is 42 MeV। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिस इज इक्वल टू ये 4, ये गिवन है, ये 4 MeV है। और अगर आप इसको देख ले 7x14, तो इसमें ए हमारे पास 14 है, ठीक है। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, ये मालूम करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 4, तो 14 को हमें शिफ्ट कर दे, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 112 में ऑप्शन सी इज 56। Okay, if 7 by 8 of a radioactive element decays in 12 days, what fraction will be decayed in 24? 1/8, 1/16, 1/16, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो 12 डेज में ये 7/8 डिके होता है, तो कहते हैं 24 डेज में, तो इसमें नन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है 113 में। वन 113 में ऑप्शन नंबर डी है। ओके, फिर क्वेश्चन है 122। इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स नंबर, चार्ज, ऑल ऑफ दीज। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, मास भी कांस्टेंट रहता है, एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, न्यूक्लियन नंबर्स भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल ऑफ दीज। सो दिस इज 1, 2, 2 एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 123 में इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर। तो इसमें तो मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं होती, ओके, मॉडरेटर यूज ही नहीं होता। इन्होंने ऑप्शन दी है ग्रेफाइट, हेवी वाटर, बोथ एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसमें तो फास्ट जो है न्यूट्रॉन से होता है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसके लिए कोई मॉडरेटर की जरूरत नहीं है। तो 123 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर है 135 है, द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी ए और बी और 0। सो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट दिस -13.6 और ये नेगेटिव है। सो 135 में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ओके, फिर जो है 136, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड to ground state energy, first excitation energy, C option है its potential energy in ground state, and D option है its kinetic energy in ground state. Ionization energy, energy required to remove the electron completely from the atom. So ये जो है हमारे पास इक्वल है ग्राउंड स्टेट मैग्नीट्यूड में किस चीज के बराबर है, तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये ऑप्शन नंबर 136 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिस इज इक्वल टू -13.6, मैग्नीट्यूड आप ले ले तो ये 13.6 इतनी एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर है 145, लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज। लेजर लाइट है प्रॉपर्टी ऑफ मोनोक्रोमेटिक, ये भी ठीक है, इंटेंस बीम भी पैदा करते हैं, कोहेरेंट भी पैदा करता है, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो सिंपल है, 145 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑल ऑफ दिस, कोहेरेंट है, मोनोक्रोमेटिक भी है, इंटेंस बीम, ये सारे पैदा करते हैं, ठीक है।
The energy of electron in hydrogen atom in third excited state is, third excited state में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो है वो कितनी होगी, -13.6, तो ये तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। फिर जो है ऑप्शन बी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है, 13.6 डिवाइड बाय 4, ठीक है। फिर जो है ऑप्शन सी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सी जो है आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए आप इसको कैलकुलेट कर दे तो इससे क्या आंसर आता है, ठीक है, 16 पे डिवाइड कर, तो इससे आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है 146 में, दिस इज इक्वल टू ऑप्शन सी, ओके। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 155 है, द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू डैश ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कब होता है, कॉम्पटन शिफ्ट की जो इक्वेशन है लेमडा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू m नॉट, ये जो है हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी, दिस h डिवाइड बाय m नॉट c into 1 minus cos of theta, okay, so this is actually the Compton shift, Compton wavelength, h divided by m naught c, this is Compton wavelength। अब कहते हैं मैक्सिमम शिफ्ट कब होगी, मैक्सिमम शिफ्ट तब होगी जब थीटा की वैल्यू जो है वो 180 के बराबर हो। तो जब ये 180 के बराबर हो जाए तो ये 1 माइनस और ये हो जाएगा इस तरह, ये इक्वेशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, तो हमारे पास मैक्सिमम शिफ्ट आती है, ठीक है। तो 180 वहां पे पुट कर दे, h डिवाइड बाय m नॉट c, 1 माइनस इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2h डिवाइड बाय m नॉट c। तो ये देखो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के 2 टाइम्स के बराबर है, दिस कॉम्पटन वेवलेंथ h डिवाइड बाय m नॉट c, और ये मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो आया वो 2 टाइम्स है कॉम्पटन वेवलेंथ के। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 155 में 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए, ओके। 156 में द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, तो ये तो सिंपल है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है, एक्सरेज प्रोडक्शन, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 156 में ऑप्शन बी आ रहा है, ओके। फिर जो है हमारे पास 165 है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, नेचर ऑफ मटेरियल बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके। ब्लैक बॉडी के रेडिएशन जो प्रॉपर्टीज है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, सो ये 165 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ओके। फिर 166 है, the output of full wave rectifier is pure DC, no pure DC नहीं, fluctuating DC, sinusoidal AC और sawtooth AC। fluctuating DC होता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर से जो वेव हासिल होती है, सो इट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी, और प्योर डीसी बनाने के लिए फिर हम क्या लगाते हैं उसमें, कैपेसिटर। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 166 में, ऑप्शन बी, ओके। फिर जो है the unit of young modulus is same as that of bulk modulus, shear modulus, stress, all of these, तो इन सारों के यूनिट्स सिंपल आप कर सकते हैं, ये इक्वल है। बल्क मॉडुलस की यूनिट, शेयर मॉडुलस की यूनिट, स्ट्रेस जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया, और ऑल ऑफ दिस, तो इन सारों की यूनिट्स जो है इक्वल है। uh, 175 में ऑप्शन नंबर डी, ओके। हुक्स लॉ कोरिलेट्स फोर्स एंड एक्सटेंशन, force and displacement, stress and strain. In the elastic limiter, stress is directly proportional to strain. This is called Hooke's law. तो Hooke's law जो है वो क्या किन चीज़ों के दरमियान रिलेशन को शो करता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रिलेशन को शो करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास 176 में ऑप्शन सी आ रहा है। Hooke's law correlates stress and strain. और 182 है, in RL series circuit, if angle phi is greater than 45, then the circuit is dominantly inductive, resistive, capacitive or none of these. जब एंगल फाई जो है दिस इज ग्रेटर देन 45, तो सर्किट जो है हमारे पास ये फिर क्या है? RL सर्किट है। जब एंगल 45 से ज्यादा हो जाए सो इट बिकम इंडक्टिव, तो इसमें डोमिनेंसी जो है वो इंडक्टिव सर्किट की आ जाती है। फिर 182 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ये इंडक्टिव सर्किट है। फिर
183 में है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग टर्न डेंसिटी, करंट, कोर मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड B = म्यू नॉट NI, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व है और इसमें करंट डेंसिटी भी है, टर्न डेंसिटी N/L, N जो है इसमें मौजूद है, करंट भी है, कोर मटेरियल तो ये म्यू नॉट पे डिपेंड करता है और ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी 183 में ऑप्शन डी है। ओके, फिर जो है आते हैं 195। इन AC मोटर अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड टू रोटर और स्टेटर, बोथ स्टेटर एंड रोटर, नन ऑफ दीज। तो AC मोटर में आप लोगों ने देखा है, पढ़ा भी है, उसमें जो है अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो स्टेटर के साथ कनेक्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 195 में ऑप्शन बी आ रहा है, स्टेटर। 196 कहता है द इंस्टेंटेनियस EMF इज गिवन बाय V = 20 साइन ऑफ 100 πt और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है अल्टरनेटिंग करंट की। सो इसके साथ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह 2 पाई f ऑफ t लगा दें। तो दोनों को कंपेयर कर दे यहाँ पे, तो 2 पाई f और यहाँ पे जो है दिस इज इक्वल टू 100 पाई। ओके, तो ये जो है 2 पाई f इज इक्वल टू 100 पाई, इसकी जगह इसने ली है, ठीक है। तो इस दोनों को कंपेयर कर दे तो पाई कैंसिल विद पाई और हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो ये 50, तो f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 196 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ओके, थैंक यू।